जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सेकंड सेम के सिलेबस में है नेशनल स्कूल ऑफ सोसाइटी। तो थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन हमारी सोसाइटी के पार्ट में आ जाता है। जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे उसका नाम है सामाजिकरण के सिद्धांत। तो आज हम 93 महान व्यक्तियों की बात करेंगे जो कि एक सोशोलॉजिस्ट हैं, एक फिलोसफर हैं, एक साइको एनालिस्ट हैं, जिनके अपने अपने सामाजिकरण के सिद्धांत हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी है या फिर जो उसका एटीट्यूड जो बिलीफ सिस्टम बनता है उसमें जो मेजर फैक्टर्स क्या प्ले करते हैं। तो ये देखा जाता है कि किसी दो फैक्टर्स को माना जाता है, एक डिबेट चलती है हमेशा कि बायोलॉजिकल वर्सेस सोशल फैक्टर्स में एक डिबेट चलती है कि क्या वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी की पर्सनालिटी को बनाते हैं या फिर वो क्या सोशल फैक्टर्स हैं जो उसके वैल्यू सिस्टम को शेप करते हैं। तो यहाँ पर जो सोशल फैक्टर्स हैं जो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को बनाते हैं और जो एक प्रोसेस है ये बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है, तो जो एक प्रोसेस है उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। और सोशलाइजेशन की थ्योरीज को 3 अलग अलग लोगों ने दी है, जिसमें कूले, रीड्स और सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है। इसमें अब हम मीड की थ्योरी और सेल्फ को जानेंगे जो एक सोशलाइजेशन की थ्योरी है। यहाँ पर जो मीड है उन्होंने मीड थे जो वो एक अमेरिका के सोशोलॉजिस्ट, फिलोसफर और एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें एक सोशल साइकोलॉजी का एक वन ऑफ द फाउंडर भी माना जाता है। और इनकी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक फेमस कोट है जॉर्ज मिशू का कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेल्फ मेड मैन बट वी आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स। इसका मतलब है कि जो एक सेल्फ मेड मैन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ बातों में बोलने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पर्सन है वो सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है और सोसाइटी ही उसे बनाती है। तो जो यहाँ पर मीड है वो थ्योरी ऑफ सेल्फ देते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो सेल्फ है किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसके 2 कंपोनेंट है, पहला है मी और दूसरा है आई। जो यहाँ पर मी है ये आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सोसाइटी आपसे चाहती है और जो सोसाइटी के रिचुअल्स, बिलीव्स या फिर जो कस्टम्स हैं वो सब मी में आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मी है वो बताता है कि हाउ अ पर्सन शुड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग। तो जो यहाँ पर आई है ये इसी मी का रिफ्लेक्शन है और जो मी बताता है कि फ्यूचर में या प्रेजेंट में कैसे पर्सन किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्ट करता है। और इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई एम हर्ट व्हेन आई एम चीटेड, यानी जब मुझे कोई चीट करता है तो मुझे हर्ट होता है। तो हो सकता था कि मुझे खुशी होती जब मुझे कोई चीट करता है, या फिर हो सकता था मुझे कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ कि मुझे हर्ट हुआ। तो जो मेरे अंदर जो एक वैल्यू सिस्टम बना था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था सोसाइटी से, वो मेरा मी में स्टोर था। तो इससे मुझे पहले से पता था कि जब मैंने सोसाइटी में देखा और एक जनरल व्यू बना कि जब कोई किसी को चीट करता है तो हर्ट होता है, और जब मैंने आई से खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस किया तो मुझे भी हर्ट हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान के चलो कोई बच्चा एक पैट्रियार्कल फैमिली में जन्म लेता है, तो वो फिर बचपन से देखेगा कि जो उसका फादर है या फिर जो मेल मेंबर्स है फैमिली के, वो महिला पर डोमिनेट करेंगे और हो सकता है वो मेल मेंबर्स मारपीट भी करते हैं महिलाओं के साथ। और जो महिलाएं हैं वो उस बात को सह लेती हैं और वो कुछ नहीं बोलती हैं। और जो उसकी मम्मी है वो पिताजी पहले खाना खाते हैं और वो बाद में खाती है। तो जो ऐसी परंपराएं हैं वो बचपन से ही देखेगा, तो वो उसका एक एनवायरनमेंट बनेगा और इससे उसका एक मी बनेगा। लेकिन जब वो उसकी खुद की शादी होगी तो जब अगर वो ऐसे ही एनवायरनमेंट में पला बड़ा है तो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया है, और जब वो खुद रिएक्ट करेगा, अगर मी उस पर हावी होता है तो वो आई से खुद से रिएक्ट करेगा, यानी वो वही चीज़ें अपनी पत्नी पर भी डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, तो वो उसका आई है। अब यहाँ पर जो मीड है उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की 3 स्टेज बताई हैं, जिनमें पहली स्टेज है प्रीपरेटरी स्टेज, सेकेंड है प्ले स्टेज और थर्ड है गेम स्टेज। अब जो मीड है वो पहली स्टेज और प्रीपरेटरी स्टेज में बताते हैं कि जो कोई भी बच्चा है बर्थ से लेकर 2 साल तक का, वो कोई भी चीज़ को देखकर या तो गेस्चर से लर्न करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है, या फिर लैंग्वेज से इमिटेट करने की कोशिश करता है। वो जैसे आप किसी बच्चे को देखते हैं बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे को,
तो आप उसे देखकर स्माइल करते हैं तो वो भी आपको देखकर स्माइल करता है। तो उसे इस बात की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सामने वाला स्माइल क्यों कर रहा है, लेकिन वो इस बात को इमिटेट करने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेज है प्ले स्टेज। यहाँ पर बच्चा इमिटेट करता है विद अंडरस्टैंडिंग, यानी उसे कुछ बातों की समझ होने लगती है और जो डिफरेंट रोल हैं उनको भी समझ में उसे आने लगता है। जैसे उसकी मदर का रोल क्या है, फादर का रोल क्या है और उसकी ब्रदर सिस्टर हैं उनका रोल क्या है। और थर्ड स्टेज आती है गेम स्टेज। ये 7 से लेकर या 80 अबव की स्टेज है। जैसे नेम इंडिकेट गेम मीन्स अ प्ले विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो बच्चा है वो रूल्स और रेगुलेशंस को समझने लगता है, जो मल्टीपल रूल्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग उसे होने लगती है। जैसे मान के चलो कि बच्चा क्रिकेट का गेम खेल रहा है और उसमें वो विकेट कीपर है, तो अब उसे समझ है कि जो विकेट कीपर का एक क्रिकेट में रोल है, उसे उस बात की समझ हो चुकी है और उसे पता है कि उसे बॉल को कैच करना है या फील्डिंग करनी है। उसे ये भी पता है कि जो बैट्समैन है उसे बैटिंग करनी है, जो बॉलर है उसे बॉलिंग करनी है। तो जो ये मल्टीपल रूल्स हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी उसे समझ हो चुकी है। जब वो उस गेम से बाहर आएगा तो फिर वो एक स्कूल भी जाता होगा, तो वो स्टूडेंट भी है तो वो स्टूडेंट का भी रोल करेगा विथ अंडरस्टैंडिंग। तो जो मीड्स हैं वो यही मीड हैं जो वो यही कहते हैं कि जो पर्सन की पर्सनालिटी है वो सोसाइटी के इफेक्ट से बनती है, ना कि बायोलॉजिकली। बहुत बढ़िया। प्रभात साथियों, हमारी जो दूसरी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन है वो है कूले, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स हटन कूले। ही वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। यह अपनी एक थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, जिस थ्योरी का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। पहले हम इस थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ देते हैं। द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस wherein individuals base their senses of self on how they believe others view them। इस थ्योरी का मतलब है, पहले तो हम उसका नाम पढ़ें, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अगर उसमें ग्लास हटा दिया जाए तो लुकिंग सेल्फ थ्योरी, यानी कि वो एक मेडिटेशन की स्टडी जाएगी, लेकिन वहाँ लगा है ग्लास। तो इस थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि खुद को आईने में देखना, मतलब ग्लास का कोई ये मतलब नहीं कि खुद को मिरर में देखना। ग्लास का मतलब यहाँ पर लोगों से, सोसाइटी से खुद को दूसरों में देखना, कि आप कैसे दूसरों में खुद को देखते हैं। कूले यहाँ पे यही कहते हैं, मीड की थ्योरी से वो मतलब थोड़े उसकी थ्योरी को भी लेके कहते हैं कि सोसाइटी से ही इंटरेक्शंस आपको एक सामाजिक व्यक्ति बनाते हैं। अगर आप चाहें कि आप खुद में लगे रहें, खुद में सोचते रहें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। आपको समाज में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमको कैसे अपने आप को बदलना चाहिए, क्या हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तभी ये प्रोसेस चलेगी। एक डेफिनेशन और बोलूँगा कि ह्यूमन बीइंग्स possess an inherent tendency to reach out, interact और socialize with those people and objects that surround them। यानी कि लोगों को एक मतलब उनकी एक टेंडेंसी होती है, ये अगर आप समाज में रह रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप घर से निकलें, समझें कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक फेमस स्टेटमेंट है कूले का, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। यानी कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। यहीं पर एक कंट्रोडिक्शंस आता है। निकालते एक फिलॉसफी है, फिलॉसफर है, वो कहता है आई थिंक देयरफॉर आई, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कूले उसी थियरी को काउंटर करते हुए कहते हैं कि अगर सिर्फ मेरे सोचने से मेरे सेल्फ का डेवलपमेंट हो जाए तो इस समाज की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक बायोलॉजिकल प्राणी होता है, बायोलॉजिकल जीव होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसका ग्रोथ होता है, समाज के साथ इंटरेक्शन होता है, वो एक सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हो जाता है। और बायोलॉजिकल प्राणी जब वो पैदा होता है एक जीवाश्म के रूप में, तब तक उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उसका कोई अपना सेल्फ नहीं होता है। भाई अगर हमारा नाम रजनीश है तो ये नाम रजनीश हमें किसने दिया? समाज ने दिया। और यही मेरी आइडेंटिटी है, मैं रजनीश के नाम से ही जब से पैदा हुआ, पैदा होने के कुछ महीने से बाद से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद भी मैं अपने नाम से जाना जाऊंगा। एक अपना नाम हुआ, दूसरा नाम पेरेंट्स का। आपके पिता का नाम क्या था? पिता के बेटे कौन थे? इनके पिताजी कौन थे? किस समाज से आते थे? यानी आपके जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं सब कुछ समाज का देन है।
आपका अपना कुछ नहीं है। का मतलब मैं समझाने से पहले बता दूं कि जैसा कि सोशलाइजेशन की जो मतलब परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वह भी यही कहती है कि सोशलाइजेशन वह प्रोसेस है जिससे एक जीवित प्राणी एक सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें वो कहते हैं कि जब तक एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बनेंगे, जब तक आप इंटरेक्शंस नहीं करेंगे। यानी कि जो उसकी थर्ड लाइन है कि आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, एक व्यक्ति का उसका जो बिहेवियर है वह फिक्स नहीं रह सकता समाज में कि वह व्यक्ति हमेशा अच्छा रहे या वह व्यक्ति हमेशा बुरा रहे। जैसे कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और जिससे मुझे प्रेम है, आज जो मुझे दोस्त है, मेरा अच्छा लगता है, रिश्तेदार है, वह मेरे पास आए और मैं सोचूं कि ये मेरे बारे में हमेशा क्या सोचता है कि मैं अच्छा हूँ, हंस के बात करता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करता, तो मैं उससे वैसे इंटरेक्ट करूँगा, वैसे बात करूँगा। पर दूसरा व्यक्ति आए जो शायद मैं उससे नहीं बोलता, कम बोलता हूँ या फिर वो बुरा है, तो मैं सोचूंगा कि ये मेरे बारे में भी यही सोचेगा कि ये मुझसे बात नहीं करता और अलग अलग सा रहता है, तो उससे बात करने पर मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यही कूले कहते हैं कि आप खुद में अगर सोच लेते हैं कि आप एक संत हैं और आप हमेशा अच्छे रहेंगे, तो आप नहीं रह पाएंगे। आपको अगर समाज में रहना है तो आपको परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, सामाजिक स्वीकृति की जरूरत होगी, परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सिगमंड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन से सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 में हुआ। सोशलाइजेशन की थ्योरी नहीं है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, याद रखना हो, कंफ्यूजन ना हो। वो सोशलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ी जाती है, उस कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसका जो थ्योरी है वो साइको एनालिटिकल थ्योरी है। इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है क्योंकि साइकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रॉड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन की पहले हम डेफिनेशन देंगे। फ्रॉड एम्फसाइज्ड दैट अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड इन द चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ इट इज एलोबरेटेड इन शार्पन। जिसका मतलब है कि फ्राइड ने समस्त व्यवहारों को कुछ मानसिक शक्तियों के अधीन माना है, जो कि हैं घृणा और प्रेम, जिनसे मानव प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड मानव मन को तीन पक्षों में स्पष्ट किया गया है, अवचेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन मन वो है जो पूरी तरह से अवेयर है, जैसे कि हम अभी एक डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्शियस डिस्कशन है। और अचेतन मन वो है जो थोड़ा अवेयर है और थोड़ा नहीं है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे सुन भी रहे होंगे और कुछ कहीं मतलब दिमाग से कहीं और होंगे। और जैसे कि एग्जाम में कभी कभी याद आ जाता है हमें कि मतलब क्वेश्चन क्या है सब। और अनकॉन्शियस माइंड यह पूरी तरह से अचेतन है, जिसको कोई साधारण व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, इसको कोई साइको एनालिसिस या कोई एक्सपर्ट ही एक्सेस कर सकता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 भागों में डिवाइड किया है, एड, ईगो और सुपर ईगो। एड टोटली अनकॉन्शियस का पार्ट है, इंडिस्टिंक्ट डिजायर का काम करता है, जिसका मतलब है कि तुरंत आराम, जो कि बच्चे के पैदा होने के बाद से ही शुरू हो जाता है। यह प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका मतलब है कि इच्छाएं पूरी होनी चाहिए चाहे वो किसी तरह से हो। इसमें इसको स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ईगो के ऊपर। ईगो टोटली कॉन्शियस का पार्ट है, यह एक तरह से कॉन्शियस है, जिसका मतलब है पुलिसमैन और रेफरी की तरह ये काम करता है एड और सुपर ईगो के बीच में। सुपर ईगो मोरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि हमें समाज द्वारा दिए गए हैं, मतलब जो रूल बनाए गए हैं वही करना है। तो इन दोनों को संभालने के लिए ईगो मैन काम करता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हमारे पास एक कार है जो कि 500 की स्पीड तक चल सकती है, तो एड कहेगा कि उसको 500 की स्पीड पे चलाओ और सुपर ईगो कहेगा कि इससे मौत भी हो सकती है, इसको मत चलाओ। पर ईगो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा कि उसको सीट बेल्ट के साथ चलाओ, उसको खाली रोड पे चलाओ। तो अपनी थ्योरी को ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा कि एज वी सीन ऑल द 3 थ्योरीज आइदर कूले, मील और फ्रूड, वी फाउंड दैट दे ऑल टॉक अबाउट सेल्फ इमेज। उन तीनों ने कहीं ना कहीं खुद को जानने की बात पहले कही है कि पहले खुद को देखिए, फिर आप देखिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यह सब तो हमने पढ़ लिया कि सोशलाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी थ्योरीज क्या है, लेकिन सोशलाइजेशन जरूरी है क्यों समाज में? हमें क्यों मतलब सोशलाइज होना चाहिए? अगर छोड़ दें हमें प्रोसेस को, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है सिर्फ वही प्रोसेस है जिससे हमारी सोसाइटी के कल्चर्स और ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो जो अपनाए थे, वो जो करते थे, जैसे बात करते थे, जैसे रहते थे, आज हम भी वैसे ही रह रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चली आ रही है।
At last, we can say that both social as well as biological factors are important in socialization of the human being. धन्यवाद. थैंक यू. आप सबका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था. आज मैंने पहले